नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। बहनों भाइयों, जिस प्रकार की दरिंदगी की वारदात बदायूं के भीतर हुई है उसने पूरी मानवता को स्तब्ध कर दिया है। महिलाओं के प्रति इस प्रकार से क्रूरतम अपराध ये बताते हैं कि हमारे समाज में अभी भी महिलाओं को लेकर किस प्रकार का हमारा आचरण है। और उस आचरण से भी ज़्यादा गंभीर बात है उत्तर प्रदेश की पुलिस का बिहेवियर पैटर्न। घटना दर घटना सबक न लेना शायद उत्तर प्रदेश पुलिस की सबसे बड़ी बदकिस्मती है। आप ये देखकर और ये जानकर हैरान होंगे कि शायद हाथरस के कांड के बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस ने सीख ली हो, सबक लिया हो, लेकिन बहनों भाइयों नहीं लिया। बार बार वही घटना दोहराई जाती है, बार बार उत्तर प्रदेश की पुलिस वही आचरण करती है। इनके आचरण में कोई कमी, कोई तब्दीली आप पाएंगे नहीं। 50 साल की एक महिला मंदिर में पूजा करने जाती है शाम को। वहां मंदिर के महंत और उसके चेलों ने उसके साथ गैंगरेप किया, भयानक तरीके से उसका मर्डर किया। और गैंगरेप के दौरान उसके साथ जो विभत्सता और क्रूरता की गई, शायद निर्भया के साथ भी ऐसी क्रूरता और जघन्यता नहीं हुई होगी। यह घटना किसी भी सभ्य समाज के लिए कलंक है और किसी भी हालत में इस प्रकार की घटनाओं को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। ऐसी घटनाएं समाज में अस्वीकार्य हैं। यह गुंडा राज को बढ़ाने वाली घटनाएं हैं और उस पर से उत्तर प्रदेश पुलिस का बिहेवियर इंसाफ देने से ज्यादा इंसाफ को कुचलने वाली पुलिस बनती जा रही है हमारी। क्या कारण है? घटनाओं को छिपाना, तथ्यों को तोड़ना मरोड़ना। सोमवार की रात इस घटना की जानकारी आज जाकर लोगों को लगी, बुधवार को। क्यों? 2 दिन तक पुलिस इस मामले को छिपाए रही, एफआईआर तक दर्ज नहीं की। बेटा रोता रहा पुलिस के सामने कि उसकी मां का रेप के बाद मर्डर हुआ है, पुलिस ने नहीं माना। वो तो किसी तरह पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बात स्टैब्लिश हुई कि गैंग रेप ब्रूटली हुआ है और उसके बाद मर्डर हुआ है, बेरहमी से कत्ल, यातना देकर कत्ल। ऐसी यातना की हम आप सब कल्पना नहीं कर सकते हैं। शायद तालिबानी भी इस तरह की यातना नहीं देते होंगे जिस प्रकार की यातना देकर उस 50 साल की महिला का कत्ल किया गया। और बेशर्मी और निकम्मापन देखिए उत्तर प्रदेश की बदायूं पुलिस का। 44 घंटे तक पोस्टमार्टम नहीं कराया। सूचना देने के 18 घंटे बाद पुलिस पहुंची। दावा तो आप करते हैं कि 10 मिनट में पहुंचेंगे, 18 घंटे कैसे लग गए पुलिस को वहां पहुंचने में? और 44 घंटे कैसे लग गए पोस्टमार्टम करने में? 45 घंटे आपको क्यों लग गए एफआईआर दर्ज करने में? यह घटना बताती है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस इंसाफ कम, इंसाफ को कुचलने में ज्यादा माहिर है। मैंने तो यह सोचा था कि शायद हाथरस कांड के बाद, अपनी भयानक बदनामी के बाद, उत्तर प्रदेश के पुलिस मुखिया और उनकी टीम ने कोई सबक लिया होगा। लेकिन बहनों भाइयों, आप इनसे उम्मीद मत करो, इन्होंने कोई सबक नहीं लिया। ये वही भाषा बोलते हैं जो दरोगा इनको बताता है, ऊपर से नीचे तक। ये दरोगा की भाषा सुनते हैं, दरोगा की भाषा बोलते हैं। ये ना तो फील्ड में पर्यवेक्षण के लिए जाते हैं, ना ये मौका मुआयना करते हैं और ना ये घटना की दरियाफ्त करते हैं। एक आवाज जो दरोगा की निकली थाने से तो उत्तर प्रदेश की हुकूमत तक एक स्वर में बोलती है। घटना का डिनायल, घटनाओं को कम करके आंकना, पीड़ितों को अपमानित करना और इंसाफ की मुहिम को तोड़ना मरोड़ना, यह काम रह गया है उत्तर प्रदेश की पुलिस का। मैं जानना चाहता हूं कि इस घटना की सूचना के पश्चात क्या सीनियर ऑफिसर्स ने फील्ड विजिट की, मौका मुआयना किया? परिवार के लोग जब एफआईआर के लिए तड़प रहे थे, एफआईआर कराई गई? क्यों नहीं कराई गई? सर्किल अफसर का क्या रोल है? एडिशनल एसपी का क्या रोल है? और बदायूं का एसपी क्या कर रहा था? किस बात के लिए इनको कप्तान बनाया जाता है? किस बात के लिए फील्ड में इतने सुपरवाइजरी ऑफिसर रखे जाते हैं? किस काम के लिए? अगर ये सब निकम्मे हैं तो इनको सस्पेंड कर दिया जाना चाहिए, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए, इनके साथ अपराधियों जैसा सलूक किया जाना चाहिए। हमारे समाज में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आप मिशन शक्ति चलाते हैं और यहां महिलाओं के साथ क्या हो रहा है? घटना के बाद भी इंसाफ नहीं। जो ब्रूटैलिटी है, जो क्रूरता है, उसको तो एक तरफ रखिए, उसके बाद भी इंसाफ नहीं।
ये शायद उससे भी ज्यादा क्रूरतम घटनाएं हैं। वो तो भला हो सीबीआई का कि उसने हाथरस कांड की जांच की, चारों बलात्कारियों को चार्जशीट किया जिनको हर कोई बचाने के लिए दौड़ा जा रहा था। लेकिन क्या इस महिला को इंसाफ मिलेगा? 50 साल की इस आंगनबाड़ी सहायिका के साथ जो हुआ है, रूह कांप जाएगी आपकी सुनेंगे तो। फेफड़े तक फाड़ दिए गए थे गैंगरेप के दौरान, शरीर के आंतरिक अंगों को तोड़ मरोड़ दिया गया था, लोहे के रॉड्स डाल दिए गए थे। आप सोच सकते हैं किसी सभ्य समाज में ऐसी इस तरह की हिंसक वारदात, ऐसी क्रूरतम वारदात? शायद जानवरों में भी इस प्रकार का आचरण नहीं होता। शायद वो महिला जंगल गई होती तो उसके साथ ये नहीं होता। जो कुछ बदायूं में हुआ, यह बेहद शर्मनाक घटना है भारत के समाज पर। और इस घटना में दोषी पुलिस अफसरों पर कोई कार्रवाई न करना यह बताता है कि पुलिस ने फिर कुछ नहीं सीखा। ये जैसे थे ये और क्रूर होंगे। अन्यथा कोई कारण नहीं था कि आज बुलंदशहर का वो सर्किल अफसर, एडिशनल एसपी और एसपी को सस्पेंड कर दिया जाना चाहिए था, इन्हें निलंबित कर दिया जाना चाहिए था, इनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए थी। ये अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन नहीं कर पाए, इनका पर्यवेक्षण शिथिल है, इनको काम नहीं आता है, इनको सिर्फ जिला चाहिए, इन्हें सिर्फ सर्किल चाहिए, इन्हें अच्छी पोस्टिंग्स चाहिए। यूपी के दो आईपीएस फरार चल रहे हैं, फरार आईपीएस, मौजूदा सिटिंग आईपीएस जो अभी सर्विंग है। एक हत्या करके लूट में के फरार है, दूसरा भ्रष्टाचार में फरार है। ऐसी पुलिस से हम क्या आज उम्मीद करें कि वो हमें इंसाफ देगी? और हम सीखने को तैयार नहीं है। तो बीजेपी ने नारा दिया था 2017 में, न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, अब की बार फलाने की सरकार। ठीक इसी नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी थंपिंग मेजॉरिटी के साथ जीत कराई। भ्रष्टाचार का उदाहरण देखना है तो शमशान की दलाली देखिए, जहां 40% करप्शन। शायद सूडान में भी इतना कमीशन नहीं चलता होगा जितना कि नगर पालिका में गाजियाबाद में आपको देखने को मिला। 40% करप्शन खाए, 25 लोग मर गए दब के शमशान में। शमशान में दलाली का शायद इससे नीचतम उदाहरण कोई हो नहीं सकता। और गुंडा राज का आलम यह है कि बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, गैंगरेप हो रहा है, उन्हें मारा जा रहा है। 6 महीने के भीतर ये आंकड़े जो बताते हैं वो चौंकाने वाले हैं। अनगिनत वारदातें हैं गैंगरेप और मर्डर्स की, महिलाओं के साथ हुए क्रूरतम अपराध की। नोटिस पे नोटिस एनएचआरसी और महिला आयोग देता है, उसके बावजूद भी इनकी आंखें नहीं खुलती। तो क्या हुआ उस नारे का जब आपने कहा था कि न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, अब की बार बीजेपी सरकार या फलाने की सरकार? न गुंडा राज आप रोक पा रहे हैं और न भ्रष्टाचार। और कार्रवाई के नाम पर या तो एसआईटी बनाई जाएगी या कुछ नहीं मिलेगा तो एसटीएफ को एक्टिव कर दिया जाएगा। मैं जानना चाहता हूं कि जब तक उदाहरण वाली कार्रवाई उत्तर प्रदेश की हुकूमत नहीं करेगी, जब तक सीनियर अफसरों पर आप कार्रवाई नहीं करोगे, तब तक आप इस पुलिस से सीख लेने की उम्मीद छोड़ दीजिए। बलि हमेशा दरोगा चढ़ता है, इंस्पेक्टर चढ़ता है, बहुत दबाव पड़ेगा तो सर्किल अफसर हटेगा। जिस दिन आपने सीनियर अफसरों पर कार्रवाई करनी शुरू कर दी, उस दिन से सारी व्यवस्था ठीक होगी। उत्तर प्रदेश पुलिस में जो सड़ांध है वो ऊपर से नीचे है, नीचे से ऊपर नहीं है। लेकिन इस सच्चाई को स्वीकारने में सरकारें भी परहेज करती हैं, डीजीपी हेडक्वार्टर भी परहेज करता है, और उनको नरेटिव बदलने में ज्यादा आसानी लगती है। और हर घटना को मिनिमाइज करना इनके चरित्र का हिस्सा हो गया है। अब जब घटना होती है तो यह प्रतीक्षा की जाती है कि पुलिस इसको तोड़ेगी और मरोड़ेगी कैसे। पत्रकारों पर यह आरोप लगता है कि साहब ये खबरों को तोड़ते और मरोड़ते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस पर अब यह आरोप लगता है कि वो आपराधिक घटनाओं को तोड़ती और मरोड़ती है। मैं नहीं जानता कि सीबीआई ने किन वजहों से यूपी पुलिस के अफसरों पर या उत्तर प्रदेश सरकार के अफसरों पर या डीजीएम एसपी को क्यों छोड़ दिया है अपनी हाथरस की जांच में। या हो सकता है कि उनकी जांच में अभी आगे कोई सप्लीमेंट्री चार्जशीट आए।
लेकिन जब तक सीनियर अफसरों पर कार्रवाई नहीं होगी, आप ये उम्मीद ना करिए कि किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई या किसी प्रकार की कोई सीख उत्तर प्रदेश की पुलिस या अधिकारी लेंगे। चाहे वो शमशान में दलाली हो और चाहे वो बदायूं का बड़ा सामूहिक बलात्कार कांड हो, कोई सीख लेने के लिए तैयार नहीं है। आप कुछ बयान सुनिए, फिर मैं इस डिबेट को आगे बढ़ाता हूं। निर्भया से भी घृणित अपराध हुआ है बदायूं में, और वो भी एक पूजा स्थल पर, मंदिर में, मंदिर के महंत और उसके चेलों के द्वारा जो घृणित गैंग रेप और उसके बाद उसकी हत्या जो कर दी गई है, ये अपने आप में उत्तर प्रदेश का जंगल राज साबित करने के लिए काफी है। आप कहते हैं हमने शक्ति मिशन चला दिया, आप कहते हैं हमने उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बना दिया। खाली मंचों पे कहने के लिए आपने शक्ति मिशन और अपराध मुक्त और रोमियो स्कर्ट चलाए हैं। महिलाओं के साथ लगातार अन्याय बढ़ता चला जा रहा है। मंदिरों में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। इससे ज्यादा शर्म की बात उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए हो सकती है। प्रभु, कमाल है प्रभु आपका भी। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की भाजपा सरकार में अगर किसी ने अपराध किया है तो बिना किसी भेदभाव के उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है, गिरफ्तारी की गई है, और जिस पुलिस अधिकारी कर्मचारी ने अपने कर्तव्य निर्वहन में शिथिलता बरती है उन्हें निलंबित किया गया, उनके खिलाफ मुकदमा लिखकर उन्हें जेल भी भेजा गया है। मुख्यमंत्री जी बताएंगे कि केवल ठेकेदार और ईओ के खिलाफ आपने कार्रवाई करके पूरी खानापूर्ति का पटाक्षेप कर दिया। आप कब इसके लिए उत्तर प्रदेश की जनता से माफी मांगेंगे? आप उन पीड़ित परिवार के लोगों से कब माफी मांगेंगे जिन्होंने अपनी जान गंवाई है? आपके भ्रष्टाचार के नाते, संरक्षण के नाते उत्तर प्रदेश जानना चाहता। तो आज मेरे साथ इस कार्यक्रम में अनीता अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी से हैं, सूर्य प्रताप सिंह फार्मर आईएएस ऑफिसर हैं, और ये आज लखनऊ से बदायूं जा रहे थे पीड़ितों से मिलने, लेकिन इनको शाहजहांपुर के आसपास कहीं रोक लिया गया है। अभी हम कोशिश करेंगे उनसे कनेक्ट करने की, वो कनेक्ट हमसे नहीं हो पाए हैं, पर इनको रोक लिया गया है। कहीं रास्ते से वो गेस्ट हाउस में बंधक बनाए गए हैं, ये नज़रबंद हैं, वहाँ अभी हमसे जुड़ेंगे थोड़ी देर में। शबनम खान बहुत ही जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी हैं। उमाशंकर पांडे कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, विवेक साइलस समाजवादी पार्टी से हैं, और आर.के. चतुर्वेदी फार्मर आईपीएस ऑफिसर हैं और लखनऊ के आईजी रह चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ इस कार्यक्रम में, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। अनीता अग्रवाल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बदायूं में जिस प्रकार की हैवानियत हुई है, किसी भी सभ्य समाज में ये कलंक है कि घटना की सूचना होने के बाद भी पुलिस 18 घंटे में पहुंचती है, पोस्टमार्टम होने में 44 घंटे लगते हैं, और घटना को स्वीकार करने में 3 दिन लगते हैं। क्या ये जायज़ बात है? क्या इसी बात के लिए आप लोग सरकार में आए थे? ब्रजेश भाई, वाकई में बहुत दुखद घटना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम भी इस चीज़ के लिए बड़े मतलब आश्चर्यचकित हैं। और ये लेकिन हमारी सरकार ने, आप देखिए, प्रशासन को तुरंत उसको जिसकी लापरवाही थी उसको तुरंत निलंबित कर दिया गया है। उसके बाद अपराधियों को भी पकड़ लिया गया है। एक अपराधी है जो नहीं पकड़ा गया, 2 अपराधी पकड़ लिए गए हैं, और वहाँ पे एसटीएफ के मामले को भी दे दी गई जांच करने के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि नवनीत सहगल जी ने खुद इस चीज़ को कहा है कि इसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट लगा के इसका जल्दी निर्णय करेंगे, क्योंकि जब तक हम तो खुद चाहते हैं ऐसे लोगों को फांसी हो जानी चाहिए। नहीं, फांसी तब हो ना जब आपकी इंसाफ देने की स्थिति हो। आप ये मुझे बताओ कि 18 घंटे लगते हैं सूचना देने के बाद पुलिस को पहुंचने में। क्या कारण है कि वहां का एसपी अब तक सस्पेंड नहीं हुआ, और क्या कारण है कि एडिशनल एसपी और सर्किल अफसर सस्पेंड नहीं हुआ? मैं वही कह रही हूँ ब्रजेश जी, मैं वही कह रहे हैं, पता नहीं क्या उसकी जांच की जाएगी, और उससे जो भी लापरवाही होगी, चाहे वह प्रशासन की हो चाहे किसी की हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये सबसे बड़ा, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। जिसने भी लापरवाही की है उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये योगी सरकार का बिल्कुल निर्देश है। प्रशासन में चाहे कोई भी, जितना बड़ा अधिकारी हो, उसको कहीं नहीं बख्शा जाएगा। जिसने लापरवाही की उस पर कार्रवाई अवश्य होगी। नहीं, पर इस तरह की घटनाएं आपकी पार्टी का जो कैरेक्टर है, और आप जिस नारे के साथ आई थी सत्ता में, ना गुंडा राज ना भ्रष्टाचार, गुंडा राज की हालत तो आप देख लीजिए, और भ्रष्टाचार तो शमशान तक पहुंच चुका है। नहीं ब्रजेश भाई, देखिए, काफी अपराध कम हुए हैं। आप देखिए, अब काफी, मतलब मैं ये नहीं कहती खत्म हो गए हैं, लेकिन कुछ कमी तो आई है। जब से हम लोगों ने पिंक बूथ बनाए हैं, जब से मिशन शक्ति बनाई है, थोड़ी सी तो कमी आई है। जो सोच है कि अपराध कम हो गए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में सालाना आपकी ही सरकार में 59,000, लगभग 60,000 के आसपास महिलाओं के खिलाफ अपराध हो रहे हैं। 60,000 अपराध एक साल में महिलाओं के खिलाफ।
और आप कह रहे हैं कि अपराध में कमी है। मैं कहता हूं चलो बिल्कुल, अपराध आप में मैं कह कमी रही सही, कह रहे गलत लेकिन नहीं, क्या मैं आपको बदायूं कह- जैसी मैं- घटनाएं स्वीकार की जानी चाहिए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत, मैं यही तो कह रही हूँ, इसमें मानसिक जो है ना मनोवृत्ति भी चेंज करने वाली है, सामाजिक, इसमें सामाजिक सामंजस्य क्योंकि हर व्यक्ति अपना सामाजिक दायित्व भी भूल चुका है। हम लोगों को एक सामाजिक कर्तव्य भी निभाना पड़ेगा। सरकार तो करेगी, जो प्रशासन कर रहा है वो भी करेगा, लेकिन एक सामाजिक तो भी एक महिला होने के नाते मुद्दा नहीं कि इसको क्या आप ये राजनीतिक मुद्दा महसूस बना करती देते हैं, हैं, इसमें राजनीति की जाए। एक महिला लेकिन होने ये के कष्ट नाते है, आप ये इस चीज का महसूस कष्ट करती है। हैं कि आपके पुलिस प्रशासन ने गंभीर गलती की है और उन सबको सस्पेंड कर दिया जाना चाहिए? देखिए, हम बिल्कुल इस मामले में मानते हैं कि जो लापरवाही जिसने भी की है उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, मैं इस चीज को मानती हूँ। ओके, शबनम खान मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत ही जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता हैं। शबनम जी, इस घटना की जानकारी जब मुझे मिली और इसकी डिटेल्स मिली तो आपको मैं बता नहीं सकता कि मुझे किस कदर पीड़ा हुई व्यक्तिगत तौर पर इस तरह की घटनाएं देखकर कि 18 घंटे लगते हैं 4 किलोमीटर का सफ़र तय करने में, 44 घंटे लगते हैं पोस्टमार्टम होने में, और उसके बाद भी इंसाफ नहीं, घटना को झुठलाने की कोशिश। हर केस में पुलिस का ये तो चरित्र होता जा रहा है, तो इंसाफ कैसे मिलेगा महिलाओं को? और क्या इस तरह की घटनाओं को स्वीकार किया जाना चाहिए? हमें न्यू नॉर्मल मानना चाहिए? नहीं ब्रजेश जी, जब तक इनको बचाने वाले खड़े रहेंगे ना, जब तक ये कहते रहेंगे नहीं देखिए हमने तो फटाफट दर्ज कर दी, 2 को पकड़ लिया, 1 को पकड़ लिया, ये विभत्स बलात्कार है। ये दामिनी की तरह वाला शायद उससे भी ज्यादा खतरनाक बलात्कार है। ये सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप पुरुष होकर जब इतना दर्द समझ पा रहे हैं तो सोचिए हम लड़की होकर कितना दर्द समझ पा रहे होंगे। लेकिन फिर ढाक के 3 पात। अभी जब आप और हम उससे पिछले वाले बलात्कार की बात कर रहे थे तब फिर यही सब नेता आकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि देखिए हमने तो जी ये कह दिया, हमने तो वहां पकड़ लिया, हमने तो उसको अरेस्ट करवा लिया। मैं कह रही हूं आप कब तक हमारे साथ खिलवाड़ करेंगे? कब तक चलता रहेगा ये? कब तक लड़कियों के शरीर में रॉड डालकर बलात्कार करने के बाद उसकी अंतड़ियां फाड़ दी जाती रहेंगी? कब तक? अब फिर बैठ जाएंगे सब चर्चा करने के लिए। ये तो धन्यवाद करिए चैनलों का जो शुक्र है कम से कम आम जनता तक जो प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए उस प्रभावी कार्रवाई से सरकारें बचती हैं। आप छोटे अफसरों पर कार्रवाई करके कोई नजीर प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। ब्रजेश जी, बचती इसलिए हैं क्योंकि वो जो माल मटेरियल इकट्ठा करके लाने वाला कौन है? आज माल मटेरियल इकट्ठा करके आगे पहुंचाने वाला कौन है? मैं बोल रही हूं कि सीएम चलिए आपके महान हैं, अच्छे हैं, अच्छा काम कर रहे होंगे, पर बाकी सब चीजों पे पैनी नजर कौन रखेगा? ये भ्रष्टाचार की नींव जो नीचे से चली आ रही है ऊपर तक जा रही है, इसे कौन रोकेगा? भाई शमशान में दलाली, जो बेटियों के साथ बलात्कार करके रॉड तक पहुंच गया बाप है। रे बाप, मैंने तो जीवन में नहीं सुना कि दलाली का ये लेवल हो जाएगा। संवेदनशील होंगे आप लोग या नहीं होंगे? फिर आप देखिए, मैंने देखा पिछली वाली जो प्रवक्ता बैठी थी तब वो भी उस दिन चैनल पे यही बोल रही थी, देखिए हमने तो पकड़ लिया, कम हो गए। अरे सारी बहनें तो कम से कम आवाज उठाइए। कोई बात नहीं, योगी जी नाराज होंगे तो होते रहे, आप तो कम से कम अपनी मैडम जिस दिन भारत की महिलाएं एक हो गई ना, आप लोगों की तकलीफों का और दुखों का अंत हो जाएगा। काम भारी है, दुखों का अंत हो जाएगा। विवेक साइलस मेरे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। विवेक जी, इस तरह की घटनाएं किसी भी सभ्य समाज में स्वीकारी नहीं जा सकती हैं, और विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश पुलिस का बिहेवियर ये ज्यादा चिंता में डालता है, क्योंकि इस प्रकार का आचरण अगर हमारे रक्षक करेंगे तो फिर हम किससे उम्मीद करें कि हमें इंसाफ कहां मिलेगा? देखिए ब्रजेश जी, इसमें अकेले उत्तर प्रदेश पुलिस को हम दोषी नहीं ठहरा सकते। इसमें उत्तर प्रदेश की सरकार भी इक्वली बराबरी से दोषी है। अगर आप हाथरस की घटना देखिए तो उसमें क्या हुआ, आगरा पुलिस ने ट्वीट करके कहा कि फेक न्यूज है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जो थे कह रहे थे, वो उन्होंने कहा था रेप हुआ ही नहीं। मुख्यमंत्री के जो सलाहकार थे वो झूठी खबर बता रहे थे, और बाद में सरकार ने कहा कि हम नजीर पेश करेंगे। क्या कार्रवाई कर ली? अरे सरकार को चाहिए था 166 120 में पुलिस वालों को और अधिकारियों को जेल के अंदर डालती तो आज ये नौबत ना आती। वहां के जो डीएम थे जो रातों रात फुकवा दिए, जो जाके उस लड़की को धमका रहे थे, वो उनका प्रमोशन हो गया। आज वो मिर्जापुर के डीएम है, कमिश्नरी के डीएम है। तो जब ये सरकार अधिकारियों को सजा देने के बजाय उनका प्रमोशन करेगी तो फिर इस सरकार से किसको क्या उम्मीद रह जाएगी? तो ऐसी क्रूरतम घटनाएं और उस पर पुलिस का डिनायल मोड,
अच्छा, इंसाफ ने बस 3 दिन लग गए ये कंफर्म करने में कि गैंगरेप के बाद मर्डर। 3 दिन। 4 साल से ब्रजेश जी यही सुन रहे हैं, 4 साल से यही देख रहे हैं। एसआईटी बन रही है, कमेटी बन रही है, हो कुछ नहीं रहा है। आईपीएस फरार है, एंटी रोमियो मिशन शक्ति कहां गया सरकार का? आज तो हमको कहीं नहीं दिखाता। उसके बाद सरकार के जो प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, आके विपक्ष को सामने ले आते हैं कि विपक्ष जिम्मेदार है। अरे भाई, सरकार आपकी, विपक्ष कैसे जिम्मेदार हो गया? जवाबदेही आपकी है कि हमारी है? आप नजीर पेश कर रहे थे हाथरस कांड पे, इस पे आप क्या कर रहे हैं? पांडे, ऑल राइट, उमाशंकर पांडे मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। उमाशंकर, नारा तो यही दिया गया था 2017 में, न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, अब की बार फलाने की सरकार। गुंडा राज का आलम हम सड़कों पे देख रहे हैं, हमारी माताओं बहनों के साथ क्या हो रहा है, और शमशान में दलाली के जरिए हमने भ्रष्टाचार भी देख लिया। क्या हम उम्मीद करें उत्तर प्रदेश की पुलिस और हुकूमत से? बिल्कुल ब्रजेश जी, सभी पूरा जनता, पूरा प्रदेश, पूरा देश नाउम्मीद है। तमाम बड़ी बड़ी बातें की गई थी और की जा रही हैं। आज भी ये सरकार गा गे गो से आगे नहीं बढ़ पाई कि ये होगा, वो होगा, ऐसे होगा, करेंगे, इससे आगे ये सरकार नहीं बढ़ पाई है। और लेकिन जो सरकार का मूल मंत्र दिख रहा है वो है छिपा दो, आंकड़े छिपा दो, अपराध छिपा दो, भ्रष्टाचार छिपा दो, कोई आवाज उठाए उसे देशद्रोही कह दो। ये सरकार इससे आगे नहीं बढ़ पाई। अगर हाथरस के मामले में सरकार ने कार्रवाई की होती एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि बलात्कार नहीं हुआ है, तो आज उस बदायूं के पुलिस अधिकारी की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो विक्टिम की मां से ये कहता कि चीड़-फाड़ होगा, इनको ले जाओ, हम बाद में देख लेंगे। ये कहने की हिम्मत उस पुलिस अधिकारी की नहीं होती। आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, शमशान घाट वाली, उसमें जो वहां के नगर विकास परिषद के अध्यक्ष थे विजय पाल जी, उन्होंने 2 पत्र लिखे थे कि इसमें पीली ईंट लग रही है, इसमें 10-1 का मसाला लग रहा है, और उसमें प्रतिलिपि उन्होंने प्रमुख सचिव नगर विकास और आयुक्त मेरठ को भेजा था। और जो नगर पालिका का अध्यक्ष था वो तो मिला ही था, तो फिर प्रमुख सचिव नगर पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? फिर आयुक्त मेरठ मंडल पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उनको क्यों अभियुक्त नहीं बनाया गया? एसआईटी बना तो दी है, एसआईटी बना दी है, एसआईटी बना दी है। लीपा पोती के लिए सोचिए कितनी एसआईटी बन गई, 20 से ज्यादा तो इन्होंने सीबीआई जांच की सिफारिशें कर दी, लेकिन सब इसलिए क्योंकि ठंडे बस्ते में डाल दो। मैं कह रहा हूं अगर इस सरकार में जरा भी मनसा है, नैतिकता है, ऐसे क्रूरतम और जघन्यतम अपराध सूर्य प्रताप सिंह जी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, फॉर्मर आईएएस ऑफिसर। थैंक यू मशंकर। प्रमुख सचिव नगर विकास पर कार्रवाई करें, आयुक्त मेरठ पर कार्रवाई करें, सब पर एक तरीके से एक तरफ से कार्रवाई करें तो समझ में आएगा। नोटेड, थैंक यू। मेरे साथ सूर्य प्रताप सिंह जुड़ चुके हैं, फार्मर आईएएस ऑफिसर हैं, और अभी अभी मुझे सूचना मिली है कि ये बदायूं जा रहे थे पीड़ित परिवार से मिलने, और इनको रास्ते में कहीं रोक लिया गया है गेस्ट हाउस में। इनसे मेरा वीडियो लिंक स्थापित हो गया है। सूर्य प्रताप सिंह जी, आप ठीक तो हैं, और कहाँ मौजूद हैं आप इस वक्त, और कहाँ जा रहे थे? देखिए, मैं बदायूं जा रहा था और मैं केवल अकेला जा रहा था, मेरे साथ कोई भीड़ भाड़ नहीं है, और मुझे रोजा थाने में यहाँ पुलिस चौकी पे रोक लिया। ये किस जनपद में है? मुझे शाहजहानपुर जनपद में है। ओके। और इस वक्त मैं पुलिस के एक तरह से डिटेंशन में हूँ। उन्होंने मुझे रोका हुआ है, मुझे गेस्ट हाउस में, और ये मुझसे कह रहे हैं कि आप लखनऊ वापस चले जाइए। अभी मेरी जो वहां के बदायूं के कप्तान साहब है उनसे ही बात हुई। मैं उनसे निवेदन कर रहा हूँ, मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, मैं एक सामान्य व्यक्ति हूँ। केवल मेरा मुद्दा इतना है कि भाई हम अधिकारीगण, मैं खास तौर से ब्यूरोक्रेट्स की बात करता हूँ, आईएएस आईपीएस अधिकारियों की, कि हम क्यों किसी व्यक्ति या सरकार की छवि बनाने के लिए अपराधों को छुपाते हैं? आप अपराध छुपाओगे तो अपराध कम नहीं होगा, उससे अपराध छुपाओगे तो न्याय नहीं मिलेगा। हमने तो संविधान के प्रति शपथ लिया है ना, हमने किसी व्यक्ति या सरकार के प्रति शपथ थोड़ी लिया है। तो आप करने क्या जा रहे थे वहां पे? मैं तो परिवार से मिलने, उनको संवेदना व्यक्त करने जा रहा था, और मैं इसलिए ताकि उसको न्याय मिल जाए इसलिए मैं जा रहा था। तो उसमें तो हर व्यक्ति का हक है, कोई भी व्यक्ति जा सकता है, और ये गैर राजनीतिक व्यक्ति तो तमाम लोग जा रहे हैं। तो ये बदायूं की घटना के बारे में आपके पास क्या जानकारी है कि पुलिस का रोल कैसा था इसमें? देखिए, बदायूं से मेरा स्पेशल लगाव इसलिए कि मैं वहां कलेक्टर रहा हूँ। ओके, आप वहां जिलाधिकारी रह चुके हैं? मैं जिलाधिकारी रह चुका हूं वहां पे।
और वहां के लोगों को मैं जानता हूं। वहां के लोगों का मुझे फोन आया कि साहब एक ये रविवार को घटना हुई और रविवार के शाम को घटना हुई है और रात को 12 बजे जो पुजारी है अपनी बोलेरो कार से उस महिला की डेड बॉडी, जिस महिला का आपको मुझे व्याख्यान करने की जरूरत नहीं, सबको पता क्या हुआ उसके साथ में, उसकी डेड बॉडी को घर के सामने डाल गए और 14 घंटे बाद पुलिस पहुंची सूचना के बावजूद। और उसके बाद उसका पुलिस ने कहा एफआईआर दर्ज तब होगी, ये पोस्टमार्टम केस है, पहले पोस्टमार्टम होगा उसके बाद एफआईआर दर्ज होगी। अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि एफआईआर तो तत्काल दर्ज होनी चाहिए, उसमें पोस्टमार्टम का इंतजार नहीं करना है, उसमें मेडिकल का इंतजार नहीं करना है। 44 घंटे बाद पोस्टमार्टम ट्यूसडे को हुआ है। तो मैं खाली इतना पूछना चाहता हूं, इतना आह्वान करना चाहता हूं कि हम जो ब्यूरोक्रेट्स हैं हमने गिव अप क्यों कर दिया है? हम अपने अधीन अधिकारियों को कैसे मैसेज देते हैं गलत काम करने के लिए या आरोप छुपाने के लिए, अपराध छुपाने के लिए? सरकार की छवि बने, हमें क्या मतलब? छवि बने बिगड़े हमें क्या मतलब इस बात से? हमें तो केवल अपराध को रोकना है। अगर अपराध होएगा, पर कुछ लोग कह रहे हैं कि आप सरकार को बदनाम करने के लिए वहां जा रहे हैं। जब मैं अखिलेश यादव की सरकार में मुद्दे उठाता था तब ये कहते कि भाजपा के हैं आप, बड़ी प्रशंसा करते थे। आज मैं यहां मुद्दे उठा रहा हूं तो ये कहते सरकार को बदनाम करने जा रहे हैं। तो ये लोग तय करें ना, राजनीतिक लोग। क्या मुझे कहीं इसमें ग्रास नेग्लिजेंस आप पुलिस के सीनियर अफसर्स का मानते हैं? मैं मानता हूं कि मेरा कहने का मतलब ये है, मैं घटना विशेष की बात नहीं कर रहा हूं। मेरा कहने का मतलब ये है घटनाएं पूर्व में भी हुई हैं, आगे भी होंगी। कुछ घटनाएं ऐसी है नॉन प्रिवेंटेबल हैं, शबनम जी मैं आऊंगा प्लीज, कार्रवाई तत्काल हो जाए जी। अब क्यों देखिए हाथरस में क्या हुआ, वहां 2 दिन बाद एफआईआर लिखी गई, वहां जांच में वहां मेडिकल में जो उसका इलाज है उसमें लापरवाही बरती कि दिल्ली नहीं भेजा गया उसको। तो वहां तो मैं वहां भी जा रहा था मैं, क्योंकि मुझे वहां लखनऊ में रोक लिया, बता दिया गया कि आप ना जाएं वहां, तो मैं नहीं गया। पर आपके ऊपर आरोप ये भी तो लग सकता है कि आप वहां लोगों को भड़काने जा रहे हैं। मैंने इनसे कहा है कि पुलिस जो मुझे है रोके हुए कि आप मेरे साथ चलो, मुझे कस्टडी में ले चलो, अगर मैं भड़काऊं तो वहीं अरेस्ट कर लेना, मुझे रासुका लगा देना मेरे खिलाफ। और अब क्या करोगे? अब पुलिस ने आपको वहां रोक लिया, अब क्या करोगे? मैं तो निवेदन कर रहा हूं इससे, मुझे जाने दें। मैंने एसएसपी को निवेदन किया है कि आप डीएम से बात कर लें, मुझे बदायूं जाने दें। ओके, तो यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं, और क्या कर सकता हूं भाई? देखिए शासन सत्ता बहुत पावरफुल होती है, मैं भी रहा हूं और मैं भी कर रहा डीएम रहा हूं। अगर इनको आदेश से ऊपर से इनको रोकना है तो मुझे जाने तो देंगे नहीं, मैं जानता हूं जी। ऑल राइट, मेरे साथ जी थैंक यू। आरके चतुर्वेदी फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर और लखनऊ के आईजी रह चुके हैं। चतुर्वेदी जी बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। जब भी इस तरह के कोई कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज आते हैं क्राइम के तो हम आपसे ही निवेदन करते हैं कि इस पर अपने विचार रखें और बताएं कि ये क्या हो रहा है। दरअसल बदायूं जैसी घटना मुझे ये लगा था चतुर्वेदी जी कि हाथरस से कुछ सीख जरूर ली होगी पुलिस ने और कुछ अपने जो लूप होल्स हैं उनको ठीक किया होगा, करेक्ट किया होगा, लेकिन बदायूं की घटना ने मुझे बहुत निराश किया। ब्रजेश जी, मैं आपको याद दिलाऊं, हाथरस कांड के समय आपसे इसी डिबेट पर मैंने आपसे कहा था कि एक बड़ा खतरनाक ट्रेंड दिख रहा है, डिनायल मोड। यस, मुझे याद है। वो डिनायल मोड पहली बार आप ही ने ये शब्द इस्तेमाल किया। ये डिनायल मोड जो है ये बहुत ही खतरनाक है कि हमारा सिस्टम बना है, हम पीड़ित की मदद के लिए, वादी की मदद के लिए हैं। किसी न्यायालय में जाइए तो वहाँ लिखा होता है कि वादकारी का हित सर्वोच्च है। हम सबसे पहले यही शुरू कर देते हैं कि हम ये घटना ही झूठी थी, मतलब हम पीड़ित को ही झूठा साबित कराने की कोशिश करने लगते हैं। ये बहुत ही खतरनाक ट्रेंड है और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि ये नीचे से ऊपर तक शुरू हो गया। जो काम दरोगा का होता था वो सीनियर ऑफिसर्स कर रहे हैं। ये पूरे समाज के लिए एक बहुत खतरनाक संकेत है कि अगर पीड़ित जाएगा और आप उसे ही झूठा बनाने लगेंगे तो फिर न्याय कहाँ से होगा और कैसे होगा। इस पूरी घटना में आप पुलिस की खामी कहाँ पे पाते हैं, लैप्सेस कहाँ पे? सबसे पहले मान लीजिए एफआईआर नहीं भी हुई थी तो पंचायतनामा भरा जाता है। पंचायतनामा में बॉडी की कंडीशंस देखी जाती है और अगर कोई लेडी है तो लेडी ऑफिसर जाती है या कोई लोकल लेडी को कहते हैं कि पर्दे का लिहाज करते हुए उसके शरीर का मुआयना किया गया। अगर इतनी विभत्स घटना हुई, पेपर में भरा जाता है। बिल्कुल, ये जो पंचायतनामा की रिपोर्ट होती है जिसको पंचायतनामा कहते हैं, जिसमें 5 लोगों के हस्ताक्षर होते हैं पब्लिक के, उसमें उसके चोटों का विवरण होता है और ये 100% अगर पंचायतनामा हुआ होगा ही, बिना पंचायतनामा के पोस्टमार्टम हो ही नहीं सकता। तो पंचायतनामा में ये देखा गया होगा कि उसके शरीर पे कैसी कैसी चोटें हैं और अगर किसी पुलिस अधिकारी को इन चोटों को देख कर के ये अंदाज़ा नहीं हो पाया तो वो पुलिस अधिकारी होने लायक नहीं है। और अगर इन्होंने पंचायतनामे को ठीक से देखा होता तो निश्चित रूप से ये कम्युनिकेट करते और सीनियर ऑफिसर्स भी पहुंचते।
संभवतः इन्होंने छिपाने की कोशिश की, और जो आपने एक शब्द कहा कि जो दरोगा बोलता है वही सब सुनने लगते हैं। हाँ, मैं देखा हूं इस बीच आपकी बात से ही मुझे ध्यान आया कि दरोगा की भाषा नीचे से लेकर ऊपर हुक्मरान तक एक लैंग्वेज बोल, जो दरोगा कहे वही सही। जबकि थाने से ऊपर का पूरा सिस्टम ये देखने के लिए होता है कि थाना ठीक से काम कर रहा है या नहीं। हम थाने के मुताबिक काम कर रहे हैं तो ये गलत कर रहे हैं। हमें ये देखना पड़ेगा कि पुलिस स्टेशन, मतलब देखिए हमारे यहाँ पुलिस में पुलिस की वर्किंग यूनिट पुलिस स्टेशन है, उससे लेकर के ऊपर डीजीपी तक सबका ये काम है देखना कि थाना ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। और हम बजाय ये देखने कि थाना ठीक से काम कर रहा है या नहीं, हम उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं, और ये बहुत ही, ये अगेन इट इज़ अ वेरी डेंजरस थिंग। फिर एक शब्द आपका भी मैंने उसको लिया है, कॉस्मेटिक पुलिसिंग जी, पिंक बूथ, ऑल दीज थिंग्स। अरे पिंक बूथ कहाँ बना रहे हैं आप? गोमती नगर में बना रहे हैं। घटनाएं कहाँ हो रही हैं? बदायूं के देहात में, गांव में लौटते हैं। लखनऊ में जो पिंक बूथ बने कुत्ते लौटते हैं सर। मतलब चलिए वो तो जो भी है। और वीमेन हेल्पलाइन का क्या हुआ सर? मिशन शक्ति का क्या हुआ? यही तो कॉस्मेटिक पुलिसिंग है। बिल्कुल, एंटी रोमियो, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो बिल्कुल एक तरह से कहिए कि दिखावटी हो रही हैं। जबकि सर मीडिया हेडलाइंस क्रिएट करना और सर्टेन टाइम के लिए प्रचार को आकर्षित करना, जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि इससे मनोबल टूटता है या फिर चीजें प्रभावित होती हैं। और तीसरी बात यह है कि क्या हाथरस की घटना से सीनियर ऑफिसर्स ने कोई सबक नहीं लिया? बिल्कुल, मुझे लगता है कि इस तरह की चीज़ों पे अगर एग्जाम्पलरी एक्शंस हुए होते तो जाहिर सी बात है कि सबक लिया जाता। और जो ये घटना बता रही, बदायूं की घटना बता रही कि हमने वास्तव में कोई सबक नहीं लिया। और सबसे बड़ी चीज़, हम सुपरवाइजरी लेवल 0 होता चला जा रहा है। थाने के ऊपर सीओ और एडिशनल एसपी का सुपरवाइजरी। सर जिले में ही 3 सुपरवाइजर होते हैं, थाने का सुपरवाइजर होता है, सीओ, एडिशनल एसपी, फिर एसपी है। 3 तो जिले में ही होते हैं। और थोड़ा सा मैं इसमें, खैर वो चीज़ यहाँ कहने योग्य नहीं है, थोड़ा सा एक कैडर बेस, मतलब एक कहते हैं ना कि आप एसपीएस हैं या आईपीएस हैं, ओके, ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण इसमें होता जा रहा है। मुझे हम लोगों को जो दिखाई मतलब पड़ रहा है, प्रमोटेड आईपीएस और डायरेक्ट आईपीएस। प्रमोटेड आईपीएस को नीचे दर्जा, साइडलाइन धीरे धीरे होते जा रहे हैं ये, और अनुभव का कोई विकल्प नहीं होता। ओके, अगर कोई अनुभवी अधिकारी वहाँ होता तो वो कहते हैं ना बिटवीन द लाइंस पढ़ना, तो बिटवीन द लाइंस, क्योंकि हाथरस की घटना भी देख लें या बदायूं देख लें, बिटवीन द लाइंस केवल अनुभव के आधार पे पढ़ सकते हैं आप। अगर आपका अनुभव नहीं है तो आप जो लिखा है सिर्फ वही पढ़ेंगे, लेकिन अगर आपके पास अनुभव है तो आप सक्षम हैं बिटवीन द लाइंस पढ़ने के, और उसका धीरे धीरे अभाव होता जा रहा है। ओके, अनीता अग्रवाल जी, ये आपकी हुकूमत पर और आपकी पार्टी पर ये एक बड़ा गंभीर इल्जाम है। जिन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी गर्व से कहती थी कि उनकी सरकार में बहन बेटियां सुरक्षित हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यहाँ तो माताओं के साथ क्या हो रहा है, बेटियों के साथ क्या हुआ, हमने हाथरस में देखा। क्या आप लोगों ने भी कोई सीख नहीं ली भारतीय जनता पार्टी ने? नहीं, देखिए ब्रजेश भाई, ऐसा नहीं है। जैसे ही मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आया, उन्होंने इसको कड़ी कार्रवाई कानूनी कार्रवाई करने के लिए कहा। और सबसे बड़ी बात है, प्रशासन में जिसने भी लापरवाही की है उस पर भी सख्त कार्रवाई होने की पूरी तरीके से आप होगा। आप इस चीज को नोट, क्योंकि हमने पहले कहा कि कोई भी अपराधी हो या कोई भी लापरवाही कर रहा हो उसको नहीं बख्शा जाएगा। हम अपराधियों को संरक्षण नहीं देते, जैसे दूसरी पार्टी अपराधियों को संरक्षण देती थी, अपराधियों आतंकवादियों के पक्ष में मुकदमे करती थी, अपराधियों बलात्कारियों को मुक्ति बना लेती थी। हम ऐसा कुछ नहीं करते। हम कभी अपराधियों को संरक्षण नहीं दिया, आतंकवादियों के पक्ष में मुकदमे नहीं किए, आतंकवादियों के पक्ष में मुकदमे नहीं किए, अपराधियों को अपने साथ मंत्री नहीं बनाया, अपराधियों को मंत्री नहीं बनाया, बलात्कारियों को टिकट नहीं दी, हमने बलात्कारियों को टिकट नहीं दी है। कुलदीप सिंह सेंगार, चिन्मय आनंद, ये सब कौन लोग हैं? आप देखिए, आपको इसीलिए बुरा लगा रहा है क्योंकि आपको सच्चाई सामने आ रही है। आपको इसीलिए बुरा लग रहा है ना कि आपकी सच्चाई सामने आ रही है। और बाकी अपराधियों को देखिए, हौसला बुलंद अपराधियों का आप लोगों ने किया है। ये 2-4 साल में अपराधी नहीं पैदा होते, 2-4 साल में अपराधी पैदा नहीं होते। आप जैसे राजनीतिक पार्टियों ने अपराधियों के हौसले बुलंद किए, जिसकी वजह से महिला हो कम से कम अपराधियों को आप शब्द ही कह देते हैं, तब भी बहुत होता है। आपको पता नहीं पास को क्या होता है, आप कर रही थैंक यू, शांत हो जाइए,
शांत हो जाइए। आप सर, बिल्कुल बीरेन जी को नहीं speak कराइए। Thank you। दोषी बख्शे नहीं ओके, जाएंगे। शुक्रिया, शुक्रिया। किसी को छोड़ Thank you, thank you, thank you। जेल के भीतर तो ये मैं आवाज बंद कर दूंगा, आवाज बंद करिए, बीरेन जी को लाया जाए। देखिए, डिबेट को डिस्टर्ब ना करें आप लोग, ना डिरेल करने की कोशिश करें, क्योंकि मसला बहुत संवेदनशील है। भाई बीरेन जी, मैंने तो सोचा था कि हाथरस कांड के बाद हमारे सीनियर पुलिस ऑफिसर्स और यूपी सरकार ने कोई सबक जरूर लिया होगा, और अब महिलाओं के खिलाफ अगर कोई अपराध होगा तो त्वरित कार्रवाई होगी, न्याय मिलेगा, कुछ सीख लिया होगा इन्होंने। लेकिन मुझे नहीं लगता बदायूं कांड के बाद कि इन्होंने कोई सीख ली है, मुझे बल्कि और घोर निराशा हुई है। देखिए, ये जो भाजपा सरकार है, इसका जो न गुंडा राज न भ्रष्टाचार का नारा था, वो नारा फेल हो चुका है, और इनका न अफसरों पर, न अपराधियों पर, न भ्रष्टाचारियों पर कोई कंट्रोल है। ये सरकार अफसरों के हिसाब से काम करने वाली सरकार है। इसके लिए अफसर ज्यादा प्रिय है, उनका भ्रष्टाचार ज्यादा प्रिय है। उत्तर प्रदेश में मीडिया हो, आम आदमी हो, राजनीतिक पार्टियां हो, जो बोलता है उस पर मुकदमे लगाए जाते हैं। सच्चाई दिखाने वाले, बोलने वालों को ये सरकार बंदूक के दम पर, पुलिस के दम पर दबाने चाहती है, लेकिन अपराधियों को कार्रवाई करने में खाली ये घर दो चार ईंटा गिरवा के लोगों का वाहवाही लूटना चाहते हैं। आज उत्तर प्रदेश में आपको याद होगा कि एक एसपी महिलाओं को अपने वीडियो फोन में नंगी नंगी तस्वीरें दिखाता था नोएडा का। वो किसकी सरकार में हुआ? एक एसपी ने कहा कि 80-80 लाख में जिले बिकते हैं, वो किसकी सरकार में हुआ? मणिलाल पाटीदार, अरविंद सेन, ये किसके समय में हैं? अब बात आती है शमशान कब्रिस्तान की, वहां पर घोटाला हो रहा है, लोग मर रहे हैं। आपने आज तक सुना होगा कि लोग जब मर जाते हैं तो चाहे घर में या बाजार में उनकी लाशें तब वहां से शमशान को आती हैं, घर से शमशान जाती हैं लाशें। हाँ, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि शमशान से लाशें घरों को गई हैं। ये बहुत बड़ी बात कह दी आपने बीरेन जी। फिर से दोहराएं इस बात को आप। ऐसा पहली बार हुआ इस देश के इतिहास में कि शमशान से लाशें घर को गई हैं। लोग शमशान पे उनका अंतिम क्रियाक्रम करने को लाते थे जी। लेकिन उत्तर प्रदेश में अफसरों का न कभी बाल बाका हुआ न होगा, क्योंकि ये सरकार आत्ममुग्ध है, ये उनके ही चश्मे से देखती है। भ्रष्टाचारी सरकार को प्रिय है और उत्तर प्रदेश की जनता इनको जिता रही है। उस सरकार का हर फैसला तब तक सही है जब तक वो चुनाव जीतती है, चाहे जितना अपराध हो, चाहे जितना क्राइम बढ़ जाए, चाहे जितना भ्रष्टाचार। थाने बिकते हैं, जिले बिकते हैं, कौन नहीं जानता उत्तर प्रदेश में। और रेट कितना बढ़ गया है। कोई जनता बोले, कोई विपक्ष आंदोलन करे, आज सूर्य प्रताप सिंह जा रहे थे, रास्ते में रोक लो, जेल में बंद कर दो, मुकदमा लिख दो। लोकतंत्र में क्या बीजेपी ने भी ऐसे दिन देखे कभी कि खाली वो अपने विपक्षियों को लिए ये लागू करती है? ये भूल गए, ये कपड़ा फाड़ के सड़क पे चिल्लाते थे एक बलात्कार हो जाने पर। 10 रुपया बिजली का दाम बढ़ जाता था 10%, तो ये पूरा प्रदेश सर पे उठा लेते थे हर मुद्दे पर। आज अपनी सरकार में नहीं बोल पा रहे हैं। ये उस नारे पे भी सवाल उठाता है बीरेन जी, जो 2017 में जो नारा लगा था, न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, अब की बार फलाने की सरकार। तो उस सरकार में ऐसा हो रहा है, तो उस नारे का क्या हुआ फिर, जिस नारे के दम पर आप चुनाव जीत के आए थे, थंपिंग मेजॉरिटी मिली थी आपको? देखिए, जब शिक्षकों की भर्ती में मंत्री के पीआरओ का नाम आया, पोस्टर सरकार के लिए पूरे प्रदेश में लगा दिए गए। उत्तर प्रदेश में सैनिटाइजर का घोटाला हो गया। उत्तर प्रदेश में अधिकारी महिलाओं का शोषण कर रहे हैं, खुलेआम वीडियो बना रहे हैं, नग्न तस्वीरें दिखाते हैं, हत्या कराकर एसपी पैसा वसूलता है और ये अपनी सरकार की उपलब्धियों पर फख्र करते हैं। ये किनकी उपलब्धियां हैं कि नाकामियां हैं? जी। एक तानाशाह के बारे में कहा गया था कि जनता को इतना कुचल दो कि वो जीवित रहने को ही विकास समझे। तो लोकतंत्र में क्या यही दिन देखने बचे थे? जी।
महिलाओं बेटियों की इज्जत आबरू की रक्षा करना इस देश के प्रदेश के मुखिया की जिम्मेदारी है। अगर वो नहीं हो रही है तो आलोचना झेलने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। लेकिन सरकार देखिए जनता को ब्रजेश जी माचिस की तीली की तरह इस्तेमाल करती है। तीली जला के अपना काम चला लेती है, उसके बाद बुझाने के बाद उसको पैर से रगड़ देती है, एकदम रगड़ के तीली का अस्तित्व खत्म कर देती है। तो ये सरकार है, ये वोट लेने के बाद जनता के साथ ऐसे व्यवहार होता है। इनके पुलिस के अधिकारी, दरोगा, सिपाही की रिपोर्ट पे प्रमुख सचिव, एडीजी और मंत्रियों तक के बयान आते हैं, वही आधार सही माना जाता है। अगर दरोगा जी ही अन्याय किए हैं, इंस्पेक्टर साहब ही, तो अगर प्रमुख सचिव या मंत्री या और लोग उनकी भाषा बोलेंगे तो इंसाफ कैसे मिलेगा? इसको क्रॉस चेकिंग कौन करेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है और इस सरकार को इस पर गौर करना चाहिए। जी, बहरहाल बीजेपी जीत रही है, उसको हर अपराध उसका क्षम्य है, उसके अधिकारियों की हर लूट क्षम्य है। उत्तर प्रदेश में कमीशन खोरी चरम पर है, भ्रष्टाचार चरम पर है, लेकिन सरकार अपने अधिकारियों को सबसे दुलारा और ईमानदार मानती है। 40% की दलाली है। हाँ, आज तक शमशान में किसी ने दलाली नहीं खाई होगी, डोम तक नहीं खाते, महापात्रा तक नहीं खाते दलाली, लकड़ी बेचने वाला नहीं खाता। अरे सरकार और ठेकेदार और अफसर खा रहे हैं दलाली और नेता। इन्हीं के एक विधायक ने चिट्ठी लिखी है, लोनी बीजेपी के विधायक ने, हाँ, और अपनी सरकार के भ्रष्टाचार और दलाली को उजागर किया है नंद किशोर गुर्जर ने। उस पर यह कार्रवाई नहीं करेंगे। बड़ा हौसला दिखाया बंदे ने। लेकिन एक चीज विजय जी जानिए जी, ये जो मैं बातें कह रहा हूं इसमें एक बहुत बड़ा सबक है, सुनिएगा। जिंदगी के इस सफर में हार जीत तो चलती रहती है, जो लोग चुनाव जीत रहे हैं उनके लिए है, पर खुद को इतना भी ना हारने दो कि जीतने की इच्छा ही खत्म हो जाए, और इतना भी ना जीतो कि हार का सामना ही ना कर पाओ। जी, तो ये ध्यान हमेशा रखना पड़ेगा। जी, अहंकार से नहीं, प्यार से चलाना पड़ेगा। जी बीरेन जी, उत्तर प्रदेश में वक्त आ रहा है चुनाव का, जनता एक एक चीज का हिसाब लेगी आपसे। जी, चलिए, हम आज अंबेडकर नगर में 2 सगे भाइयों की हत्या हुई परसों, वहां लिंटर गिर गया शमशान में दलाली में। बदायूं में महिला के साथ बर्बर रेप हुआ। पुलिस हर घटना को मिनिमाइज करती है। हमारे आपके घर में चोरी हो जाए, आप मुकदमा लिखवाओ जाओ तो बाद में पुलिस के झूठ बोलते हैं, इतने चोरिये नहीं भाई, इतना गहने नहीं, आप कहीं चले, किसी के साथ चले जाइए। वो इसलिए पता रहता है पुलिस को, क्योंकि उनकी बात हो जाती है ना, कि इतना तो ले आया ही नहीं था जितना लिखाया जा रहा है। ये मिनिमाइज करने का जो प्रवृत्ति है घटना को, ये पुलिस, ये सरकारों के लिए बड़ी अभिशाप बनती है। पुलिस का ये खतरनाक खेल है। चलिए, हकीकत जो लोग आज सत्ता में बैठे हैं वो सुने कि हकीकत रूबरू हो तो अदाकारी नहीं चलती, और खुदा के सामने बंदो तुम्हारी मक्कारी नहीं चलती, और तुम्हारा दबदबा खाली तुम्हारी जिंदगी तक है, और किसी की कब्र के अंदर जमींदारी नहीं चलती। जी बीरेन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। शबनम खान जी, मैं आपसे समझना चाहता हूँ, अभी मैं अमर उजाला की रिपोर्ट पढ़ रहा था, अमर उजाला न्यूज़पेपर ने इस घटना को आज रिपोर्ट किया, तो उनके एक रिपोर्टर ने जो जिन्होंने पोस्टमार्टम किया उन डॉक्टर से बात की, तो उन डॉक्टर ने अमर उजाला के पत्रकार को बताया कि उन्होंने अपने जीवन में इस प्रकार की विभत्सतम लाश नहीं देखी थी जो उनको पोस्टमार्टम करना पड़ा। पूरी बॉडी के अंदर के आंतरिक अंग क्षत विक्षत हो गए थे, और जो स्टील रॉड थी वो फेफड़ों तक पहुंच गई थी, पसलियां अंदर तक की टूटी हुई थी। मतलब उस विभत्सता को शायद मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये क्रूरता है। ब्रजेश जी, अभी सभी लोगों ने जितना भी बोला है ना, आप देख रहे हैं कि ये जो पुलिस अधिकारी हैं ना, मैं हमेशा कहती हूँ कि ये पुलिस अधिकारी जमीनों पर घूमना छोड़ चुके हैं। किसी भी कुछ भी हो जाए, कोई घटना घट जाए, इन्होंने वहां जाकर खुद कुछ पता लगाना छोड़ दिया है। इन्होंने 4-5 दलाल चापलूस पाल रखे हैं,
वो 4-5 दलाल चापलूस इन्हें बताते हैं कि वहां ऐसा हुआ और वैसा हुआ, ये फिर उसी को अपने दिमाग में रखकर आगे बढ़ाते हैं। फिर प्लानिंग ये भी है कि तेरा था या मेरा था, फिर प्लानिंग ये भी है ऊपर से मंत्री जी के या किसी के आदेश तो नहीं आ गए हैं कि क्या करना है। तो ये सारा जो पुलिस प्रशासन है ना, जो ये जितने अधिकारियों को मैं रिटायरमेंट के बाद जागते हुए देखती हूँ, बड़ा सीना चौड़ा करके रिटायरमेंट के बाद बात कहनी शुरू कर देते हैं। अरे भाई अनीता जी 1 मिनट बोलने दीजिए। अनीता जी, पुलिस प्रशासन जब एक मिनट वही कहने, अरे मैं आपसे उन वाले लोगों का क्यों मांगू बायोडाटा? मैं तो आप है ना, आप सरकार में आपसे ही मांगूंगी ना सारे जवाब। मैं कह रही हूँ सभी, मैं समाजवादी क्या पार्टी कह से रहे मांगने हैं, जाऊंगी। मैं वही तो कह रही हूँ, प्रशासन जब जो आप है, विपक्ष में थी, प्रशासन कोई किसी पार्टी का नहीं होता है। मांगते थे प्रशासन, अब हम मैं क्या कह रहे हैं, आपकी बात प्रशासन से- किसी की पार्टी का नहीं होता है, प्रशासन प्रशासन सदा है, रहने वाला आप है, सबका वो चाहे पिट्ठू। आपके किसी की भी सरकार प्रशासन हो। को बना के रखे आप प्रशासन लोग अपना कोई, आप पिट्ठू। प्रशासन पे इस तरह से एलिगेशन ना मलाईदार लगाइए। कुर्सियां देते हो नहीं, अपने आप अपने ये लोगों इस तरह को। के एलिगेशन मत बाकी करिए, वो जमीन सारे पे लोग जाता ही नहीं है, बेचारे वो जो जाता ही अच्छे नहीं अच्छे है। अधिकारी ये हैं, मत कहिए जो आप, वहाँ पर प्रशासन जमीन पर कोई काम कर भारतीय सकते हैं, जनता उन पार्टी सब का नहीं अधिकारियों है। को आप ना साइड वो- रख देते हैं। वो सारे प्रशासन की अधिकारियों की लापरवाही दरकिनार जो करके भी आप होती साइड है, में बिठा सरकार के उस पे रखते एक्शन हैं। लेती है। आपको जो और उगाही सरकार करके ला के पुलिस से देता है, निगरानी रखती है। आपकी जो सुनवाई करके जैसा आप चाहते हैं वैसा केस को कोई मोड़ उगाही देता है। नहीं होती उन है, सबको जो आप आज मलाईदार कुर्सियों पर बिठा मुरादनगर के में रखते हुआ हैं। है, जो थोड़ा शमशान में हुआ है, उस पे थोड़ा सख्त सा कार्रवाई हुई है, प्रशासन निर्देश Okay. दे दिए हैं। All right, उस पे all भी right. सख्त Thank कार्रवाई you. हो रही है, ऐसा नहीं Thank है, you. छोड़ दिया गया है। थैंक यू, थैंक आपने यू। देखा होगा विवेक साइलस, कि थैंक यू मैम, मुरादनगर में मैडम थैंक यू, सख्त कार्रवाई हो रही है। मैडम थैंक यू, हमारे थैंक यू, की थैंक यू, चीज को नहीं छोड़ थैंक यू, सकते ना। थैंक यू। ओके विवेक साइलस, मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि भाई आपकी सरकार के खिलाफ ही तो ये नारा देकर आए थे ना, गुंडा राज ना भ्रष्टाचार, अब की बार फलाने की सरकार। गुंडा राज तो ब्रिजेश जी हमने देख लिया कहाँ किस चरम सीमा पर पहुंच गया। और भ्रष्टाचार में तो ये तो शमशान के दलाल निकले। क्या भ्रष्टाचार में तो ये शमशान के दलाल निकले, कफन के चोर निकले। ये तो भ्रष्टाचार की परिकाष्ठा को पार कर चुके हैं। ये राजनीतिक ठग है। अनीता जी शांत हो जाइए। ये कमीशन लखनऊ तक आता था विजय जी, सिर्फ ठेकेदार जिम्मेदार नहीं है। ये कमीशन लखनऊ तक आता था, सिर्फ ठेकेदार जिम्मेदार नहीं है। यहाँ पर आपने कहा नहीं भ्रष्टाचार किया, पीपीई किट में आपने किया, मिड डे मील में आपने किया, शिक्षक घोटाले में आपने किया, ऑक्सीमीटर में आपने किया, कहा नहीं छोड़ा आपने। बाल विकास सरकार में बच्चों को नहीं छोड़ा आपने, जूता और बिजली में भी आपने भ्रष्टाचार कर लिया। और यहाँ बैठ के आप भाषण दे रहे हैं सरकार बहुत अच्छी हम चला रहे हैं। इस तरह के अपराध कैसे रुके विवेक साइलस, कैसे रुके? ओके अनीता जी प्लीज वेट करिए, डू नॉट इंटरप्ट प्लीज। अनीता जी डू नॉट इंटरप्ट प्लीज। भारतीय जनता पार्टी के विधायक नंद किशोर गुर्जर जो लोनी से, उन्होंने कहा कि बिना कमीशन लिए यहां से बजट पास ही नहीं होता है। ओके तो यहां लखनऊ से लेके और जहां सरकारी विभाग है सब लिप्त है भ्रष्टाचार में, मंत्री से लेके संतरी तक। तो कार्रवाई आपकी पार्टी ने भी तो इस पे कोई स्टैंड नहीं लिया है बदायूं की घटना पे। हमारा ऑनलाइन होता है, आज कैमरे लगे हुए हैं। आज अनिता आप जी, एक मिनट देखते शांत हैं हो जाइए, कितना हमको बड़ा बोलेंगे। काम है, हाँ। हर जगह क्या कैमरे लगे हुए हैं। आपकी पार्टी जा रही है वहां पे बदायूं? थैंक यू अनीता जी, अनीता जी प्लीज। ओके जाएगी और मजबूती के साथ जाएगी। ओके। और हम देखना चाहते हैं हमको रोकता कौन है। ओके उमा शंकर जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि बदायूं जैसी हैवानियत के बाद भी सरकार अपने स्तर पर कोई कठोर पॉलिसी क्यों नहीं बना रही है और इस प्रकार की छूट क्यों दी जा रही है पुलिस अफसरों को? देखिए ब्रजेश जी, लंबे समय बाद ये सत्ता में आए हैं तो सत्ता का सुख हर तरीके से योगी जी लेना चाहते हैं, भोगना चाहते हैं। दलाली की बात चली है तो मैं बताऊं कि ये दलाली का इनका पुराना इतिहास है। ताबूत में दलाली, कफन में दलाली, शमशान में दलाली, पल्स मीटर से लेके ऑक्सीमीटर से लेके पीपीई किट में दलाली। सुन लीजिए, और यहाँ तक कि यहाँ तक कि महिलाओं की इज्जत की भी दलाली। देवरिया के सेंटर होम में इन्होंने क्या किया, महिलाओं की इज्जत पर दलाली कमाते थे ये लोग। ये दलालों की सरकार है, भ्रष्टों की सरकार है। इसने चोला तो पहन लिया है, लेकिन इस चोले के पीछे जो इनका असली चेहरा है वो दलाल से भी बदतर है। इतने बेशर्म लोग हैं कि इनको जनता के सुख दुख से। ओके एक सेकंड उमा शंकर, ये तो कह रही जनता को इन पर भरोसा है। ओके जनता अनीता जी की आवाज बंद की जाए और उमा शंकर बोलेंगे।
जनता जैसे लाई है वैसे ही धक्के मार के उतारेगी, यही पर कारण जनता तो था। इनके ऊपर भरोसा करती है, ये बता रही हैं। हाँ, एक बार चुनाव हुआ ना ब्रजेश जी, 15 साल बाद ये आए हैं। 15 साल पहले थे ये, उसके बाद 15 साल नहीं आए। इस बार जाएंगे तो 30 साल तक ये भूल जाए। जनता इनको धक्के मार के बाहर करेगी। ओके, इनका थैंक यू सूर्य प्रताप सिंह जी, थैंक यू टाइम देना, प्लीज कोऑपरेट इनका प्लीज कोऑपरेट। दलाली वाला चेहरा, ऑल राइट, शुक्रिया। महिलाओं की इज्जत पर दलाली सूर्य प्रताप सिंह जी, इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकारों को किस प्रकार की पॉलिसीज बनानी चाहिए? मैंने तो यह उम्मीद की थी कि हाथरस के बाद कुछ सुधार आया होगा, लेकिन मुझे घोर निराशा हाथ लगी। देखिए, अपराध पहले भी हुए हैं, अपराध भविष्य में होंगे, वर्तमान में भी अपराध हो रहे हैं। कुछ अपराध ऐसे, मैंने पहले भी कहा था कि रोकना असंभव है, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन अपराध होने के बाद कार्रवाइयां जो होती हैं उसमें क्यों विलंब होता है? क्यों एफआईआर टाइम पर दर्ज नहीं होती? क्यों उसको, उस व्यक्ति को न्याय नहीं मिलता? क्यों अपराध को छुपाया जाता है? ये सरकार सोचती है कि अपराध को छुपाने से अपराध कम हो जाएगा। देखिए, शबनम खान ने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया कि ये सब बातें आपको रिटायरमेंट के बाद ही क्यों समझ में आती हैं? ड्यूरिंग सर्विस आप ये बात क्यों नहीं समझते हैं? शायद हमको जानती नहीं है वो कि हमारा पूरा कैरियर ऐसा ही रहा है। आप बताएं शबनम जी, प्लीज लिसन। हाँ बोले सर। शायद उनको पता नहीं है। जब आदमी को पता नहीं होता है ना, तो फिर आदमी ऐसे। कोई बात नहीं, आप बोले सर, आप बताएं। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम कोई आवाज उठा रहे हैं, कोई मुद्दा उठा रहे हैं और हम जनता की बात को रखना चाहते हैं, तो उसमें रिटायरमेंट और ये सब बात कहां से आ गई? आप भी रखिए ना, कौन माने कर रहा है आपसे? शबनम खान जी क्यों नहीं पहुंची, मैं बताइए, ये भी चली जाती, कोई रोक रहा है इनको क्या? ये भी आवाज उठाए ना महिलाओं की। खाली टीवी पे बैठ के 5-7 मिनट बात करने से बात थोड़ी हो जाएगी। आप जैसा अधिकारी तो हैंडीकैप बन के बैठा हुआ है वहां पर, पहुंच नहीं पा रहा है। बात सुन लीजिए, आपने बात की थी, मैंने बात नहीं बोला नहीं। आप तो संविधान की, और वो यूनिफॉर्म भी लगाकर रखी है आपने। अब आप बताइए, आपको क्यों रोक दिया गया? बताइए आप। मैं मानता हूं, सत्ता के पक्ष से नहीं, ईंट से ईंट बजाने के लिए बुलाइए ना हम सबको, हम सब आएंगे ना आपके साथ। नहीं तो मैं तो बैठा हूं ना यहाँ, मुझे संविधान की वो पोथी पढ़ाइए ना जरा सरकार को। अरे तो हम तो बैठे, हम आपके साथ पढ़ाएंगे ना सरकार को पोथी। जी बोले सूर्य प्रताप जी। संविधान में व्यक्ति किसी विक्टिम के पास जा सकता है। गो अहेड। देखिए, आप आइए ना, यहीं से शुरुआत करते हैं ना। आ जाइए आप रोजा। मुझे यहाँ डिटेन किया हुआ है पुलिस ने। पुलिस यहाँ लगी है, एक ट्रक पीएससी नहीं है। आप देखिए, जैसे एसपी ऐसे लगे हुए जैसे मैं अपराधी हूँ, यहाँ पे आया हूँ मैं। अरे मैं आवाज उठाना चाहता हूँ ताकि न्याय मिले उसको, और कोई बात थोड़ी करना चाहता हूँ। तो मुझे नेतागिरी थोड़ी करनी है, मैं तो नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति हूँ, मुझे कोई चुनाव थोड़ी लड़ना है किसी से। मैं तो आगे से ऐसी घटनाएं ना हो, हमें क्या करना चाहिए? कुछ सुझाव है आपके पास? मेरा सुझाव ये है कि जैसे हाथरस में लापरवाही हो दोबारा ना हो, जैसी बदायूं में लापरवाही हो रही है दोबारा ना हो। कार्रवाई तत्पर हो, तत्काल हो, और कार्रवाई उनपे हो जो दोषी हैं। शासन में बैठे लोग हैं, उनको क्यों नहीं पकड़ते हो आप? जी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को क्यों नहीं हटाते हो? मैं सीधा आरोप लगाता हूं, जब उनके बस की नहीं है हैंडल करना, हटाइए उनको। डीजीपी को क्यों नहीं हटाते हो? डीएमएसपी को क्यों नहीं हटाते हो? हाथरस में डीएम को क्यों बजाया गया आपने? एसपी को हटाया, डीएम को क्यों नहीं हटाया? हटाइए आप। बदायूं के डीएमएसपी को आप तत्काल हटा दीजिए, मैसेज चला जाएगा। अरे दरोगा थोड़ी अकेला देखेगा, डीएमएसपी की जिम्मेदारी नहीं है क्या? जो दरोगा पढ़ा देता है, डीएमएसपी समझता है अंतिम बाण है। तो ये डीएमएसपी बदायूं के कब गए हैं? आज गए हैं वो घटना स्थल पे। जी। कितने दिन हो गए? आज चौथा दिन है। चौथे दिन डीएमएसपी पहुंचे आज, वो भी तक पहुंचे चले। मेरा आने का कार्यक्रम पता चला है उनको। जी ओके। आर.के. चतुर्वेदी साहब, थैंक यू सर। आर.के. चतुर्वेदी जी, ऐसी घटनाएं ना हो, हमें कुछ तो इस पर प्रिकॉशन लेना पड़ेगा ना। कोई तो रुकने की लिमिट है ना, कि बस ये मैक्सिमम है, अब इसके बाद हमें चेतना होगा। ब्रजेश जी, पहले भी बात उठी है और ये कहा गया है, आपने भी कहा है और हमने भी कहा है, कि हमको परंपरागत पुलिसिंग पे उतरना पड़ेगा, बेसिक पुलिसिंग पे उतरना पड़ेगा। हम खाली डिज़ाइन बना करके, फ़ोटो बना करके, ये सब करके नहीं कर पाएंगे। जो शबनम जी ने कहा, कुछ इस पर मैं सहमत हूँ, इस बिंदु पर, कि हमारे अधिकारियों को ज़मीन पे उतरना पड़ेगा। हमारा बीट का सिस्टम था, बीट कांस्टेबल 2-3 गाँव के जिम्मेदार होता था, हल्के का दरोगा इंचार्ज होता था, वो हल्के में घूमता था। तो एक तो हमारी प्रशिक्षण की प्रक्रिया प्रभावित हो गई। पहले 1 साल पूरे ट्रेनिंग होती थी और 6 महीने प्रैक्टिकल, उसके बाद फील्ड ट्रेनिंग होती थी।
अब इसको लिमिट करके हमने 6 महीने कर दिया और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस में ना होकर के पुलिस लाइन में होती है, जहाँ के आरआई के लिए ट्रेनिंग सबसे निचला प्रायोरिटी होता है। उसके लिए अपने पुलिस लाइन के को चलाना और जिले को चलाना इंपॉर्टेंट होता है। वहाँ जो ट्रेनिंग ले रहा है उसकी ट्रेनिंग करना नहीं, तो हमें व्यवस्था दूषित है, हमको ट्रेनिंग करके ट्रेंड करना पड़ेगा उनको व्यवहारिक पुलिसिंग में। जब वो फील्ड में पोस्टिंग है, आप कहीं चले जाइए चौराहे तो सर 4-4 दिन लग जाता है एक जिले में डीएम और एसपी को। लापरवाही है, स्पष्ट रूप से लापरवाही है और इसमें कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए जो आगे के लिए जो है एक उदाहरण बने। तो आप इस बात से सहमत हैं कि ये ग्रॉस नेग्लिजेंस है? इससे बड़ा नेग्लिजेंस क्या होगा कि उसका पंचायतनामा हुआ और इन सबको ये नहीं पता चला कि उसके साथ क्या क्या हुआ है। तो पंचायतनामा से मालूम हो सकता है? पंचायत में मैंने बताया आपको, पंचायतनामा में पूरी एक चोट की रिपोर्ट लिखी जाती है, उसका हुलिया लिखा जाता है पूरा। तो बेसिक ट्रेनिंग का अभाव है या फिर इंटेंशनली ऐसा है? बेसिक ट्रेनिंग का भी अभाव है, लापरवाही है। किसी ने कहा कि तुम बोल दो, किसी ने बोल दिया, इन्होंने लिख लिया, एक्चुअल किसी ने खोल के देखा नहीं चीजों को। ये बेसिक ट्रेनिंग का अभाव है और उसके साथ साथ लापरवाही है। अदरवाइज आप जो अगर कायदे से पंचायतनामा किया गया होता है उसी समय देख लिया। ऐसा भी है कि जूनियर ऑफिसर्स को आप ऐसे संवेदनशील जानकारी देते हैं जिनके पास अनुभव नहीं है? डेफिनेटली, मैंने आपसे पहले ही कहा कि अधिकारी वही सुपरवाइज कर पाएगा जो बिटवीन द लाइंस पढ़ने के लिए अभ्यस्त होगा और उसका अनुभव उस बता देगा कि बिटवीन द लाइंस पढ़े। आप सीधी तो उसके लिए कोई भी पढ़ लेगा, उसके लिए अधिकारी होने की जरूरत नहीं। अनुभव वही काम आता है जहां आप ये समझ लेते हैं कि हाँ वास्तव में क्या हुआ होगा, बिना देखे समझ लेते हैं। तो जिनके पास बहुत अनुभव है और जो लखनऊ में पुलिस हेडक्वार्टर में बैठते हैं उनको भी नहीं समझ में आता इसे? अब वो तो वही जो वहां से जिले से रिपोर्ट आई होगी वही वो बोल रहे होंगे। पोस्टिंग नहीं करा सकते ना, पैसा देके वो पोस्टिंग नहीं करा सकते, इसलिए हेडक्वार्टर में बैठे हैं जो अनुभवी लोग हैं, जो सरकार को पैसा दे सकते हैं उनको जिले मिले हुए हैं। अभी वीरेंद्र सिंह जी ने बिल्कुल ठीक कहा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। बहनों भाइयों, बदायूं में जिस प्रकार की हैवानियत हुई है, निश्चित तौर पर वो बहुत ही किसी भी समाज को कलंकित करने वाली है और सिस्टम से भरोसा तक उठाने वाली चीज़ें हैं। क्योंकि 18 घंटे तक पुलिस का न पहुंचना और 44 घंटे तक पोस्टमार्टम न होना और घटना के चौथे दिन डीएमएसपी का अपने ही जिले में हुई घटना में पहुंचना, ये बताता है कि पुलिस प्रशासन इस घटना को लेकर या महिलाओं के प्रति क्रूरतम अपराधों को लेकर निहायत असंवेदनशील है और उसको कोई परवाह नहीं है। सरकारें भी छोटे अफसरों पर कार्रवाई करके इतिश्री कर लेती हैं और वो कठोर कार्रवाई से बचती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।